विदाउट आइल्स आप पीजीडब्ल्यूपी आपको नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा चेंज देखा है, लोग अब कनाडा नहीं आना चाह रहे। उनको जो आना चाहते थे उनको न्यूज़ मिल गई है, वो इंडिया बैठे देख रहे हैं, अपनी अपनी कंट्रीज में बैठ के देख रहे हैं कनाडा के हाल अच्छे नहीं है जैसे पहले होता। का ये बहुत कॉमन है क्योंकि बच्चों को पता नहीं है एलएमआई के बारे में। उनको ये पता है कि एलएमआई खरीदनी पड़ती है, एलएमआई मुश्किल काम है। लेके आते हो, आपके पास बैक होम एक्सपीरियंस है तो यहाँ आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। Hello and welcome to another podcast. We have Jasweet sir with us again from Sober Immigrations, जो हमें लेटेस्ट अपडेट्स जो आए हैं IRCC की तरफ से, इमिग्रेशन अपडेट्स, वो हमें आंसर करेंगे आज बैठ के, या हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे which a lot of people might have, right? Welcome sir. How are you doing today? I'm doing good. Thank you for having me and I'm excited. आज बात करते हैं जितने भी अपडेट्स आए हैं इमिग्रेशन के, जितने भी मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछो। बहुत सारे FAQs हैं जो लोगों ने हमें भेजे हैं, जो पूछना चाहते हैं, वो आज आंसर करते हैं इस पॉडकास्ट में। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट PGW वर्क परमिट जो है हमारा, उसमें क्या लेटेस्ट नए चेंजेस आए हैं? ओके, PGWP के बहुत सारे लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कर दिया है कि PGWP 1 नवंबर के बाद से जो भी अप्लाई कर रहा है उसको आइल्स का एग्ज़ाम देना है। बिना आइल्स के आप PGWP अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें CLB-5 उसको लेके ही आने हैं। ये मेरे हिसाब से एक अनवांटेड चीज़ है। मेरे को नहीं, मतलब जो बच्चा कनाडा आ गया है, पढ़ाई कर रहा है और CLB-7 लाया था, आइल्स में 6 ईच लाया था, और वो यहाँ के CLB-5 तो कुछ भी नहीं उसके लिए, वो ला ही सकता है, लेकिन एक लेडर और लगा दिए, एक लेडर का स्टेप और उन्होंने ऐड कर दिया कि ये भी करना पड़ेगा। बच्चों को यूँ परेशान करें, मेरे को लगता है परेशानी है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ऐड कर दिया है। प्लस उन्होंने ये चेंजेस किए हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो अनवांटेड थे, जो प्रोग्राम्स की कोई वैल्यू नहीं थी, और वो उसकी एक लिस्ट निकाल दी है कि ये प्रोग्राम्स अगर करोगे तो PGWP मिलेगा। टोटल लिस्ट 966 कोर्सेज की है। अगर इसके अलावा कोई भी जनरल कोर्सेज करोगे तो PGWP नहीं मिलेगा। राइट। तो जितने सारे ऐसे ही सैटेलाइट कॉलेजेस चल रहे थे, ऐसे ही रैंडम कोर्सेज बनाए हुए थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है रियल लाइफ में, उन सब के ऊपर अब PGWP नहीं मिलेगा। तो स्पेसिफिक कॉलेजेस और कोर्सेज करोगे जो अप्रूव बाय गवर्नमेंट है तो PGWP मिलना है, और PGWP 1 नवंबर के बाद अप्लाई करोगे तो आपको आइल्स देना पड़ेगा। विदाउट आइल्स आप PGWP आपको नहीं मिलेगा। राइट। और ये जो नए चेंजेस हैं वो जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अफेक्ट करेंगे? ओके, नए चेंजेस करंट स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बस वो 1 नवंबर के बाद अपने PGWP अगर अप्लाई कर रहे हो तो पहले कर लो। जिन बच्चों का क्लियर हो गया है, उन्होंने सितंबर अगस्त तक उनकी पढ़ाई डन हो गई है, तो PGWP फाइल कर रहे हैं, तो अपना आइल्स नहीं देना। जिनकी भी पढ़ाई अब दिसंबर में ख़त्म होगी उन सबको आइल्स देना पड़ेगा जब वो जनवरी में अप्लाई करेंगे PGWP। बस एक ये बड़ा चेंज है। अगर जो बच्चे 1+1 का कोर्स कर रहे थे, इंडिया से 1 ईयर का कोर्स लेके आए थे और 1 ईयर का कोर्स यहाँ के ले रहे थे, उनको ये चेंजेस अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप कनाडा में बैठ के स्टडी परमिट एक्सटेंशन डालोगे, आप स्टडी परमिट नहीं डाल रहे। दीज चेंजेस आर फॉर पीपल जो उन्होंने कोर्सेज वाला चक्कर डाला हुआ है कि 966 कोर्सेज में ही चूज़ करना है, वो उनके लिए है। जो लोग कनाडा में पढ़ने आएंगे, जो स्टडी परमिट अप्लाई करेंगे नवंबर 1 के बाद, उनके लिए 966 कोर्सेज हैं। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं और 1+1 कोर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा में हैं, 1 साल का कोर्स पूरा हो गया है, तो सेकेंड कोर्स 966 के बीच में ही करो। चूज समथिंग विच इज़ क्वालिफाइड, विच गवर्नमेंट अप्रूव्स, उसमें करो। लेकिन आपको लीगली आप कुछ भी करो, आप पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं, आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन डालना है, स्टडी परमिट नहीं डालना है। दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और जो अब पॉलिसी पढ़ोगे तो, लेकिन आप चूज़ क्या करना है, चूज़ 966 कोर्सेज में से ही करना है ऐसे। और वो स्पेशली वो चूज़ करो कोर्स जिसकी डिमांड है, जो आपको हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली ट्रेड का चूज़ कर लो या हेल्थ केयर का चूज़ कर लो, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा जॉब दिलाने में और आगे PR दिलाने में। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हम आए या ना आए कनाडा फॉर फर्दर स्टडीज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, राइट? तो आपके पास क्या सजेशंस हैं उन बच्चों के लिए जो अभी भी कनाडा स्टडी करने आना चाहते हैं? ओके, प्रानिका, हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत बड़ा चेंज देखा है। लोग अब कनाडा नहीं आना चाह रहे। उनको जो आना चाहते थे उनको न्यूज़ मिल गई है, वो इंडिया बैठे देख रहे हैं, अपनी अपनी कंट्रीज में बैठ के देख रहे हैं कनाडा के हाल अच्छे नहीं है जैसे पहले होते थे। बच्चों को PR नहीं मिल रही है, बच्चे बहुत परेशान हैं कनाडा में। आफ्टर क्वालिफाइंग भी उनका स्कोर नहीं बन रहा है, 3-3 साल का वर्क परमिट भी खत्म हो गया तो भी PR नहीं हो रही है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये जो बच्चे आना चाहते हैं उन्होंने देख लिया है। तो अब बहुत सारी एप्लीकेशंस में ह्यूज नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट्स हैं जो ड्रास्टिक नंबर्स डिफरेंट हुआ है, कम हो गए हैं जो अब नहीं आ रहे, जो नहीं आना चाहते, उन्होंने प्लान चेंज कर लिए हैं। और ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं। अब उनको इतने लोग नहीं चाहिए, उन्होंने अपना टेम्परेरी रेजिडेंट का नंबर कम करना है, तो अभी वो वेट कर रहे हैं।
अब जितने भी लोग आना चाहते हैं, मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ, बार बार करता हूँ कि 12th के बाद मत आओ। आना है तो आप ग्रेजुएशन करके आओ, ग्रेजुएशन कर लिया तो मास्टर्स करने आओ फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ इन ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया। मास्टर्स के पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको। मास्टर्स ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में करते हो तो पीएनपी अप्लाई करके पीआर ले सकते हो, और थोड़ी मेच्योरिटी भी होती है टू फाइंड जॉब्स या अब घर से बाहर रहने की, कि यहाँ पे अकेले कैसे सर्वाइव करना है। कोशिश करो बैक होम से एक्सपीरियंस लेके आओ, उसके पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पीआर के। और अगर आप आना चाहते हो 12th के बाद, या वैसे ही 12th ग्रेजुएशन पूरी कर लिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं आना चाहते हो, तो कुछ प्रोग्राम्स टारगेट करो। जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, वहाँ पे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में 2 साल की पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करके टीयर 0, 1, 2, 3, 4 की एक जॉब चाहिए, जॉब लो, एंडोर्समेंट फाइल करेगा आपका एम्प्लॉयर, वो फाइल करो और पीआर ले लो 6 महीने में, ठीक है। ये एक वन ऑफ द प्रोग्राम है। और हालांकि अटलांटिक इमिग्रेशन की अब जो कोटा था वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया, बट देयर इज अ प्रोग्राम, आप चूज कर सकते हो अगर हमने पढ़ने आना ही है 12th के बाद। अगर आप पढ़ने आ रहे हो, आप RNIP प्रोग्राम था जो RCIP के नाम से दोबारा रीलॉन्च होगा एनी टाइम बिफोर December 6th। जब भी वो प्रोग्राम लॉन्च होता है आप उस प्रोग्राम में आ सकते हो। उधर भी आप उन सिटीज़ में 15 सिटीज़ लॉन्च होंगी, उन सिटीज़ में आपने 2 साल की पढ़ाई करनी है, 16 मंथ्स की। वो पढ़ाई करके आप अपनी जॉब लो, टीयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, आई मीन टू से कोई भी जॉब ढूंढ लो, जॉब मिलेगी। अब रिकमेंडेशन लेटर लो, रिकमेंडेशन लेटर लेके पीआर डाल दो, ठीक है। ये एक 2 रास्ते हैं। जो 12th के बाद आना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं विदाउट इंडियन एक्सपीरियंस, वो ये चूज कर सकते हैं। या कम से कम कोई ऐसी जॉब करके आओ जिसकी यहाँ रेलिवेंस हो, जिसकी आपको जॉब मिल जाए, कोई ऐसी स्किल सीख के आओ, कोई ऐसा कम से कम 6 महीने के ले आओ। मान लो आप जैसे पीआर आज के टाइम पे हेल्थ केयर की पीआर हो रही है, हेल्थ केयर में 33101, 33102, 33103, 33109, ये ऐसे 9 कोड्स हैं जिनमें हेल्थ केयर में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, नर्स एड और अदर हेल्थ केयर असिस्टेंट, मतलब किसी क्लिनिक में भी असिस्टेंट की जॉब। अगर ऐसे 9 कोड्स में 6 महीने का एक्सपीरियंस कर लो तो कनाडा में पीआर होती है। अब ये एक्सपीरियंस इंडिया से मान लो 1 साल का आप लेके आते हो, आपके पास बैक होम एक्सपीरियंस है, तो यहाँ आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। आपको कुछ नॉलेज होगी, फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब इंडिया में कर लो, कुछ नॉलेज होगी, यहाँ पे जब फार्मेसी में जाओगे जॉब मांगने आपको मिलेगी। और 6 महीने एक्सपीरियंस ले लो, यहाँ कनाडा में कैटेगरी बेस्ड जॉब में आपकी पीआर होती है, ठीक है। ऐसे कोई भी स्किल सेट, वेल्डिंग करनी है तो वेल्डर का एक्सपीरियंस लेके आओ, वीडियोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ सीख के आओगे यहाँ जॉब मिल जाएगी। तो आपने पर्पस के आने का, अगर सिर्फ पढ़ के वापस जाना है तो आपकी मर्जी, आओ पढ़ो जाओ। अगर पीआर लेनी है तो प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के आना, और किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की सलाह लेके प्लान करके फिर आना। पेरेंट्स भी ऐसे नहीं कि किसी एजेंट ने आपके नोन 10 बच्चे कनाडा भेजे तो उसी के पास चले जाओ। उसका काम करियर काउंसलिंग है, उसका काम आपको कोर्स ढूंढ के देना है, उसका काम इमिग्रेशन की गाइडेंस देना नहीं है। तो आपको करियर काउंसलर नहीं चूज करना एट दिस स्टेज। अगर पीआर पर्पस है कनाडा का, आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर को हायर करना है फॉर कंसल्टेशन कि हम कनाडा आ रहे हैं, हमारी पीआर कैसे होगी। अगर यही आपका इंटेंशन है तो, अगर इंटेंशन है कि पढ़ के वापस जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के बिजनेस चल रहे हैं और वो बच्चे अपने पेरेंट्स के बिजनेस को चला रहे हैं और वो पढ़ने आ रहे हैं, तो वो पढ़ाई ऐसी कर लें, ऐसे प्रोविंसेस में कर लें जाके, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स या ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स के प्रोग्राम्स हैं। आप पढ़ाई करो और अपना बिजनेस खोलो, उस बिजनेस में आपका मिनिमम शेयर होना चाहिए और उसके बाद भी आप पीआर डाल सकते हो। इतना प्रोविंसेस आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी क्लियर हो कि करने क्या आ रहे हो। राइट। इसलिए सबके लिए तो कनाडा नहीं है, और ख़ास करके आज के टाइम पे, लेकिन जिसको आना है तैयारी करके सोच समझ के आए। अब हमने काफ़ी वर्क परमिट के चेंजेस के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा सा आप उसके बारे में बताओ कि LMI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं। LMI के बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और बहुत सख्त हो गए हैं। पिछले 3-4 महीनों में 2-3 बार चेंजेस आए हैं। पहले उन्होंने ये चेंज किया था कि जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया कि LMI अब इतनी ईजी नहीं है। आपने अगर लो वेज LMI उन्होंने कम कर दी थी, उसका कोटा कम कर दिया था, 10% कर दिया था। LMI लो वेज करनी है या कोई भी LMI करनी है तो वहाँ पे हो सकती है लो वेज LMI, जो जिस एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 6% से ऊपर होगी तब आप कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक उन्होंने ये चेंज किया था, लेकिन अब वो चेंजेस जो थे वो भी डिफिकल्ट थे। उन चेंजेस ने भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को परेशान किया था, और उन चेंजेस में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था जिसमें मीडियम वेज की आपको सैलरी देनी पड़ेगी। मीडियम वेज ओंटारियो में $28 है,
तो आपको 18, 19, $20 नहीं देने, आपको $28 देने हैं। तो $28 कौन सा एम्प्लॉयर देगा? अगर उसको एम्प्लॉय $18 पे मिल रहा है, $17 पे मिल रहा है, $19 पे मिल रहा है, वो $28 क्यों देगा? ठीक है, तो या तो वो ऐसी स्किल है जो कहीं नहीं मिल रही, तब वो उसको $28 देगा। ये पुराने चेंजेस थे जो 2 महीने 1.5 महीने पहले अपडेट आया। अभी पिछले वीक जो पटाखा बजाया इसने, मार्क मिलर ने, हमारे मिनिस्टर ने, जो इसने चेंजेस किए हैं वो ये चेंजेस कर दिए हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी इसमें बड़े मतलब सीरियस हो गई, गवर्नमेंट सब के सब सीरियस हो गए हैं, अब लगे हैं इनके पीछे। ये जो ESDC हमारा LMI अप्रूव करता है, इनको सख्त किया कि अब आपने ऐसे LMI अप्रूव नहीं करनी जैसे हो रही थी, हमें इतने टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब जो चेंजेस आए हैं इसके अंदर उन्होंने कर दिया है कि एक लेटर होता है जो CPA देता था, वो लेटर नहीं चलेगा अब। पहले एम्प्लॉयर को प्रूफ उसकी ऑथेंटिसिटी कि वो लेजिट है वो प्रूव करने एक लेटर लग जाता था कि ये एम्प्लॉयर है, इसको अपने पेपर्स देने की जरूरत नहीं है, एक लेटर CPA से लो, लॉयर से लो, लगा दो। अब वो सब बंद हो गया, वो नहीं चलेगा। इन्होंने ये कर दिया कि LMI अप्रूव करनी है तो 20% मोर सैलरी देनी है फ्रॉम मीडियम वेज। तो अगर ऑन्टारियो में $28 है और ब्रिटिश कोलंबिया में भी इतनी है, तो उसका 20% और दो, तो अप्रॉक्सीमेटली $34 मिनिमम या 34.5 मिनिमम आपको सैलरी पर आवर देनी है। अगर कोई एम्प्लॉयर, अब ये सबसे, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा ये हुआ है कि जो LMI बिक रही थी, जो फेक LMI थी, LMI का धंधा था, वो सब बहुत बड़ा उस पर झटका लगेगा कि ऐसे ही नहीं कि कल कंपनी खोली और आज LMI निकाल लो, वो सब बंद हो जाएगा। बहुत बड़ा इफेक्ट होगा उस पर। उन्होंने पावर दे दी ESDC को, ESDC ऑफिसर कैन रिफ्यूज़ टू प्रोसेस योर LMI। पहले होता था कि आपने LMI डाली, LMI ऑफिसर को प्रोसेस करनी है, प्रोसेस करने के बाद वो रिजेक्ट करेगा, अप्रूव करेगा, उसका डिसीजन है। अब वो प्रोसेस करने को ही मना कर सकता है, जिससे जो प्रोसेसिंग टाइम है LMI का वो कम हो जाएगा। अभी 85 डेज चल रहा है प्रोसेसिंग टाइम, 6 महीने 7 महीने पे बैठे हैं, LMI नहीं प्रोसेस हो रही, लोग के वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं, LMI नहीं आ रही। जिन एम्प्लॉयर्स ने जेन्युइनली अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना था। नुकसान ये हुआ है कि जिन बच्चों ने मेहनत करके एम्प्लॉयर्स के साथ 2-2 3 साल लगाए, एम्प्लॉयर्स ने उनको सब कमिट किया कि हम आपको LMI देंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, और अब LMIs होंगी नहीं, तो एम्प्लॉयर कहाँ से सपोर्ट कर देंगे उनको? एम्प्लॉयर्स उन एम्प्लॉयज़ को $17, $18 पे हायर किया था, $20 पे हायर किया था, लेकिन अगर उनकी हेल्प करने के लिए भी उनको $34 तो नहीं देंगे ना। $34, $35 के हिसाब से 40 आवर्स पर वीक करो तो 75,000 का पैकेज बनता है। $75,000 पर ईयर किसका होता है कनाडा में? इट्स नॉट नॉर्मल। इट्स जो मीडियम वेज या एवरेज सैलरी है पूरे कनाडा में वो $40-50 हज़ार होती है, $36,000 ईयरली होती है। तो $75,000 देने पड़ेंगे अगर आपको $34 पर आवर पे अप्रूव करानी है LMI। इट इज़ डिफिकल्ट। अफेक्ट हुआ है, जेन्युइन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, जिन्होंने ऊट पटांग काम करने थे उन्होंने कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेना है। ठीक है, लेकिन अफेक्ट पड़ा है LMI का खासकर, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स भी परेशान हैं इससे, और मेजॉरिटी लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी LMI अप्रूव होएगी या एम्प्लॉयर ने कमिटमेंट दिए, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको उम्मीदें थी, वो उनकी टूटी हैं। ओके, जो अब लेटेस्ट इमिग्रेशन प्लान है, जो जिसके कारण ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो प्लान एक्चुअली है क्या है? ओके, इमिग्रेशन अभी लास्ट वीक जो आया इमिग्रेशन प्लान, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि उन्होंने इमिग्रेशन प्लान 2025, 2026, 2027 इसके अंदर सीधा बोला जी हमें अपनी ये नंबर्स कम करने हैं। पहले उनका टारगेट था 2025 का 4,85,000, जो अब कम करके उन्होंने कर दिया 3,95,000। 2026 का उन्होंने कर दिया है 3,380,000 और 2027 का कर दिया है 365,000। सो एवरी ईयर वो कम कर रहे हैं, उनको PR लोग कम चाहिए। उन्होंने कोटा जो होता है हर चीज़ का कम कर दिया है। रेफ्यूजीज़ का टोटल कोटा था 75,000, वो कम करके 70 कर दिया है। 70 में भी जो हमारा सेक्शन होता है जिसमें इंटरनेशनल लोग जो अंदर आके क्लेम करते हैं उनको जो PR मिलती है वो 20,000 रह गया सिर्फ। ठीक है, और 70,000 में से बाकी दूसरे हैं जो प्राइवेट स्पॉन्सर वो भी हैं 25,000, और भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जो पेरेंट्स वाला है वो 20,000 का कोटा है सिर्फ। जो स्पाउसेस वाला है वो 70,000 का कोटा कर दिया सिर्फ। जो PNP था वो था 120,000, वो 55,000 पर आ गया है। ऐसे हर चीज़ का उन्होंने कोटा स्लैश कर दिया है। टोटल ओवरऑल 20% इमिग्रेशन कम किया उन्होंने, नंबर्स कम कर दिए हैं, और अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रोग्राम्स को कम किया है। कई सारे हो सकता है प्रोग्राम्स वो लॉन्च ही ना करें इस चक्कर में। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इससे भी टूटी हैं, उनको बहुत मतलब अभी स्ट्रेस हो गया, लोगों को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है कि हमने इतने पैसे लगाए, ज़मीनें बेच के आ गए, कोई कुछ करके आ गया। आज ही मेरी कंसल्टेशन में एक लड़की कहती है, एंड शी इज़ मास्टर्स लेने के बाद 777 लेने के बाद यहाँ पे अभी पढ़ाई खत्म हुई है, अभी 1 साल की जॉब करनी है, उसको PR हो जाएगी उसकी, लेकिन उसको एंजाइटी हो रही है कि मैं तो इंडिया से अपना सोना गोल्ड बेच के आई हूँ, मेरा पति कुछ नहीं कमाता है, लेकिन मेरे को स्ट्रेस है कि मेरी PR होगी कि नहीं होगी।
जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे भी हैं ना, जो कैलिबर पूरा है, जिनको आइल्स में अच्छे स्कोर है, जिनका मास्टर्स है, उनको भी टेंशन होगी है। ये ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट अपना भला देखती है। जब गवर्नमेंट को जरूरत थी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कनाडा का पहले सोचना है। तो जब कनाडा को जरूरत थी, आपको बुलाया, दुनिया को बुलाया, वेस्टर पे बुलाया, वर्क परमिट पे बुलाया, स्टडी पे बुलाया। अब कनाडा को जरूरत नहीं है, चलो वापस। इस कंट्री ने अपना देखना है, सबसे पहले अपना सोचना है, दुनिया का बाद में सोचना है। जीडीपी कनाडा की एक्सपैंड हुई थी बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, लेकिन पर कैपिटा जो जीडीपी होती है वो कम हो गई थी, राइट। तो वो श्रिंक कर गई थी। तो अब जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा है तो उसको खाने वाले ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है, पिज़्ज़े का साइज़ बढ़ गया, फिर खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो बात नुकसान ही है पर बंदे को। वो वाला एक एग्जाम्पल फिट बैठता है, ये इसको जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कनाडा की जो नया प्रोग्राम है, इससे नुकसान हुआ है। इसमें टेम्परेरी रेजिडेंट का भी उन्होंने जिक्र किया है इस पॉलिसी में कि टेम्परेरी रेजिडेंट भी उनको कम चाहिए अब, ठीक है, वर्कर्स भी कम चाहिए, स्टूडेंट भी कम चाहिए, और ये भी परमानेंट रेजिडेंट भी कम चाहिए। तो इससे टफ हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, टफ हो जाएगा उनके लिए जिन लोगों को पीआर लेनी थी, उम्मीद थी, सब कुछ दाव पे लगा रखा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट कह रही है जिन लोगों को हमने पीआर देनी है उसमें से 40% लोग वो हैं जो कनाडा के अंदर हैं, जो सीधा डायरेक्टली वही कह रहे हैं, जो CEC के ड्रॉ है वो ज़्यादा आएंगे। जिन लोगों के पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है हम उनको प्रेफरेंस देंगे। राइट। तो जो फेडरल स्किल वर्कर के ड्रॉ लास्ट 2 साल से नहीं आए हैं, वो मेरे को लगता है अभी और नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बाहर से लोग ही नहीं चाहिए। बाहर से लोग सिर्फ ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम में आ रहे हैं या कोई PNPs के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली फेडरल स्किल वर्कर के थ्रू तो आ ही नहीं रहे एक्सप्रेस एंट्री में। ये एक कंसर्न है, और अच्छी बात उनके लिए, कंसर्न सबके लिए जो कनाडा के पीआर चाहते थे, और अच्छी बात उनके लिए जो कनाडा के अंदर बैठे हैं और जिनको पीआर लेनी है। तो CEC के ड्रॉ आएंगे, उसके थ्रू पीआर मिलेगी। राइट। इट इज़ नो सीक्रेट कि बहुत बच्चे यहाँ पे कैश पे काम करते हैं, चाहे स्टडी पे हो चाहे वर्क पे हो। तो जो बच्चे स्पेशली वर्क परमिट पे हैं, क्या आप उनको रेकमेंड करते हो कि उनको कैश पे काम करना चाहिए या नहीं? या दिस विल बी वन ऑफ द ब्लंडर्स दे विल डू। अगर आपके पास PGWP आ गया है और आपको कैश पे जॉब कर रहे हो, तो आप अपना PGWP जो क्रूशल है, जो प्रेस्टिजियस है, जो आपको लाइफ में एक बार मिलेगा 3 साल का या 1 साल का, जो भी आपका कॉलेज जॉब की आपको मिल रहा है, उस पे कैश पे नौकरियां नहीं करनी, फैक्ट्री की जॉब्स नहीं करनी। आपको टियर 0, 1, 2, 3 की जॉब्स ढूंढनी है और कैश पे काम नहीं करना है। अगर आप 2 महीने घर बैठ जाओ बिना कमाए, वो भी वर्थ है, क्योंकि वो 2 महीने आप जॉब्स ढूंढोगे। अगर आप कैश पे जॉब ढूंढ रहे हो, एक वो वाला एक्सपीरियंस आपको काउंट नहीं हो रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और बाद में ये सारा पैसा जो आपने कमाया, किसी ना किसी को, कोई ना कोई आपसे ये लेगा, कोई ना कोई मांगेगा कि अल्लाह मैं खरीद ले, हमसे PNP करा देते हैं, जॉब लगवा देते हैं, पेरोल चला देते हैं, उस सब का पैसे दोगे। इससे बेटर है वो पैसा कमाओ ही मत, आप अपनी जेन्युइन जॉब ढूंढो, टियर 0, 1, 2, 3 की जॉब ढूंढो, अपना पाथवे चूज करो, और अपने करियर में अपनी PR लो सीधे रास्ते, ठीक है। लेकिन ये जो कैश जॉब्स हैं, इसने आपका टाइम भी खराब किया, आपका पेरोल भी नहीं है, आपकी PR में भी कोई हेल्प नहीं हो रही। पैसे के लिए कोई मजबूरी है तो पार्ट टाइम कर लो, लेकिन पेरोल पे करो टियर 0, 1, 2, 3 की जॉब। एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करो, मेरे को ये जॉब टाइटल नहीं, मेरे को आप जो जॉब ऑफर पोजीशन कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए जॉब ऑफर, बिकॉज मेरी इसमें PR में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करो, इफ दे कैन प्रमोट यू और दे कैन हेल्प यू, कि आपको हायर ही इस पोजीशन पे करें। कई सारी ट्रेड की ऐसी जॉब्स हैं जो टियर 2, 3 में आती हैं, तो मेजॉरिटी ट्रेड जॉब्स 4, 5 में आती हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेड की जॉब ही करनी है तो वो ट्राई करो जो टियर 2, 3 में है। जैसे पेंटर की जॉब है, तो पेंटर की जॉब आपको ट्रेड में भी क्वालिफाई कराती है, CC में भी क्वालिफाई कराती है। ऐसे प्लान करके, कंसल्ट करके अपने करियर में जॉब्स चूज करनी है। कैश वालों के चक्कर में मत रहो। अगर कर रहे हो तो बेशक 1 महीने छोड़ दो और अपनी अच्छे से जॉब ढूंढो। काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन होगा कि जब हम वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं तो उसके बीच में जो एप्लीकेशन का प्रोसेस टाइम होता है, या जितनी देर में आपकी एप्लीकेशन लग रही होती है, क्या उस टाइम के अंदर आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते? जब आप PGWP अप्लाई करते हो, आपको ऑथराइजेशन लेटर मिलता है। जैसे ही वो ऑथराइजेशन आ जाता है, आप उसके दिन के बाद काम कर सकते हो। आपको विदिन 24 to 48 आवर्स ऑथराइजेशन मिल जाता है। ऑथराइजेशन आ गया, आप अपना काम करो, फुल टाइम जॉब करो, जब तक आपका PGWP नहीं आ रहा। PGWP मान लो 2 महीने बाद आया, तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। आपका PGWP 3 साल का आया, लेकिन 2 महीने बाद आया, तो आपको 3 years + 2 months जो ऑथराइजेशन पीरियड था, तो आपको 38 months मिल गए 36 के बजाय। तो आपको एडवांटेज है, ठीक है। जो IRCC है, जैसे डेडलाइन के टाइम होते हैं कि 12 AM 12 PM, जो भी तो डेडलाइंस होती हैं लोगों की, तो ये जो IRCC है वो मिडनाइट टाइम कैलकुलेट करती
किस बेसिस पे है? जो मिडनाइट टाइम होता है वो यूटीसी के हिसाब से होता है। मेरी आज भी कंसल्टेशन हुई है और बड़ा कॉमन लोगों का एरर होता है कि लोग लास्ट डे तक एक तो वेट करते हो, या आपका कंसल्टेंट या लॉयर लास्ट वेट तक वेट करता है कि अभी डेडलाइन का टाइम है, हमारा एक्सपायर नहीं हुआ, हम लास्ट डे पे कर लेंगे। लास्ट डे पे भी कर रहे हो तो यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से करना है, यूटीसी के हिसाब से। जो आज कंसल्टेशन हुई थी उसने पीटीसी के हिसाब से कर दिया था, पैसिफिक टाइम के हिसाब से। और जब आप सबमिट करते हो अपने लोकल टाइम के हिसाब से तो आपको जो सबमिशन लेटर आता है, जो आपको कंफर्मेशन आती है एप्लीकेशन की, उस पर उस पर डेट नेक्स्ट डे की आती है। अगर नेक्स्ट डे की आ रही है दैट मीन्स आपने यूटीसी के हिसाब से नहीं किया, आपने अपने लोकल के हिसाब से किया है। तो एक कॉमन है प्रॉब्लम। फिर आपको रेस्टोरेशन डालनी होती है, रेस्टोरेशन के पीरियड में आ जाओ तो रेस्टोरेशन की फीस भरोगे, उसके पीरियड में आओगे तो एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपकी जो कंडीशंस थी उस पहले वाले परमिट की वो आप पे लागू नहीं होती, अब वो उसके आपको नहीं मिलता वो कंडीशंस के बेनिफिट। ठीक है, तो आप या तो लास्ट मिनट तक छोड़ो मत, अगर गलती से छोड़ दिया है तो याद रखो यूटीसी टाइम के हिसाब से आपको करना है सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है टू व्हाट आई आस्क्ड। जैसे जो लोगों ने एक्सटेंशन या रेस्टोरेशन अप्लाई कर दिया है ऑन स्टडी परमिट या वर्क परमिट, वो लोग काम कर सकते हैं उस पीरियड में कि नहीं? ओके, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपके पास स्टडी परमिट है और आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन डाल दी, जब तक स्टडी परमिट वैलिड था उससे पहले एक्सटेंशन डाल दी, तो एक्सटेंशन पीरियड जब तक स्टडी परमिट अप्रूवल होकर नहीं आ रहा तब तक आपका एक्सटेंशन रहेगा। एक्सटेंशन लगा हुआ है तो आपकी जो स्टडी परमिट की कंडीशंस थी वो कंटिन्यू रहेंगी। स्टडी परमिट की कंडीशन थी कि आप 20 घंटे काम भी कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, वो कंटिन्यू रहेगा। तो एक्सटेंशन का जो पीरियड है, अप्लाइड पीरियड है, उस पीरियड में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आप 20 घंटे काम कर सकते हो, क्योंकि आपने एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंशन डाल दिया था। सेम विद वर्क, आप वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, आपने एक्सटेंशन डाल दिया है तो आपकी सारी कंडीशन कंटिन्यू हो जाती हैं। आप वर्क कर सकते हो, सेम पे करो, एक्सपायर हो गया तब भी कर सकते हो, सब कुछ सेम है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया है और आपने बाद में एप्लीकेशन डाली है एक्सटेंशन की विद रेस्टोरेशन। जब रेस्टोरेशन डालते हो, रेस्टोरेशन की फीस भरते हो, तो जो पहली सारी कंडीशंस थी वो कंटिन्यू नहीं होती। तो आपको इंतजार करना है, जब अब स्टडी परमिट अप्रूवल आएगा, एक्सटेंशन का अप्रूवल आएगा, तब आप कॉलेज में पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। वर्क परमिट अप्रूवल आएगा तब काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सटेंशन डालनी है तो डेडलाइन से पहले डालनी है टू एंजॉय सारी उसकी जो कंडीशंस थी वो कंटिन्यू करने के लिए। हमारी कंट्री में स्पेशली इंडिया में काफ़ी लोगों का क्रेज़ है कि हमें बाहर जाना है, कोई भी बाहर की कंट्री में जाना ही जाना है। कुछ लोग बहुत ज़मीनों वाले होते हैं, बोलते हैं मेरे से जितना मर्जी पैसा ले लो या पैसा लगवा लो, बट हमें बाहर किसी कंट्री में जाना है। तो कोई ऐसे लोग जो स्टडी पर्पसेस के लिए नहीं आ रहे या कोई स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए नहीं जा रहे, बस बाहर जाने के लिए जा रहे हैं, आप उनको हेल्प करते हो? यस, वीज़ा। अच्छा, सबसे वल्नरेबल क्लाइंट भी हैं जो पैसे वाले हैं, क्योंकि इन्हीं को इनके पास पैसा है तो ज़्यादा लोग इन्हीं को टारगेट करते हैं कि इनको लूट लो, पैसा इनके पास, राइट। लेकिन मैं एक समझा देता हूँ, इंडिया में ट्रेंड नहीं है। इंडिया में इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि लोग इंडिया छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है। इंडिया के जो बिलियनर्स हैं, मतलब पीपल विद जिनकी नेटवर्थ अभी इजी लैंग्वेज बताऊँ 10 करोड़ से ऊपर है, 8 करोड़ से ऊपर है, वो इंडिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 2022, 23, 21 के नंबर्स देखोगे तो 8,000 लोग ऑन एन एवरेज हर साल इंडिया छोड़ के गए हैं। कोई दुबई सेटल हो रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, इंडिया छोड़ रहे हैं विद पीपल विद दिस मच मनी। 8 करोड़ 10 करोड़ लेके दे आर गोइंग। व्हेन दे आर लिविंग इन इंडिया तो अपनी पैसे भी तो ले जा रहे हैं। जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ 10 करोड़ है वो पैसा भी तो, दिस इज मिनिमम, इससे ऊपर वाले ही लोग जा रहे हैं, इतना बड़ा नंबर है। अच्छा, जिसके पास 1-2 करोड़ है वो भी निकलना चाहता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी निकलना चाहता है। लेकिन अब अभी इस क्वेश्चन आपका सिर्फ अमीरों का था, जिन लोगों के पास पैसे हैं और निकल रहे हैं, वो किसी भी कीमत पे निकलना चाहते हैं। दे डोंट फील इंडिया सेफ है, या जो भी उनके पास एक्सपायर्ड रीज़न है, वो अपना पैसा, अपनी नेटवर्थ, अपना बिजनेस सब निकाल के दे वांट टू मूव, या बच्चों को भेजना चाह रहे हैं कि बच्चे बाहर चले जाएं। तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस किसी का दुबई होता है कि इंडिया के बहुत पास है, किसी का यूएस होता है, किसी का ऑस्ट्रेलिया होता है। अब जिसको कनाडा आना है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अब इन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी को बिजनेस करना है। अगर बिजनेस नहीं करना है तो PR ईजी फास्टेस्ट तरीका क्या है? तो जब आप कंसल्ट करते हो, अब इन लोग जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको लगता है बिजनेस हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन बिजनेस इमिग्रेशन में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। तो कई बार आपके लिए ऑप्शंस होते हैं जो आपको जल्दी PR करा सकते हैं, 6 महीने PR करा सकते हैं, साल में करा सकते हैं। आपको कंसल्ट करना है। आपको जब किसी से कंसल्ट करते हो, इमिग्रेशन लॉयर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे कंसल्ट करते हो, आपको पता लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, मेरे लिए 5 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, इसमें से बेस्ट कौन सा है, सबसे कम पैसे किस में लग रहे हैं और सबसे जल्दी कौन सा हो रहा है। ठीक है, आप अगर किसी को कॉल करके बोलते हो जी मेरा बिजनेस इमिग्रेशन करा दो, तो वो इट्स सिमिलर टू कि डॉक्टर को जाके कह रहे हो मेरे को ये दवाई दे दो।
तो जब आप डॉक्टर को जाके बोलते मेरे को दवाई दे दो, वो आपका भाई ब्लड टेस्ट करेगा, चेक करेगा आपको क्या बीमारी है, उस हिसाब से दवाई रिकमेंड करेगा। सेम वे इमिग्रेशन लॉयर्स या कंसल्टेंट एक्सपीरियंस वाले वो आपकी प्रोफाइल एसेस करके आपको बेस्ट पाथवे बताएंगे, फास्टेस्ट बताएंगे, जिसमें पैसे बचते हो वो बताएंगे, और जो प्रोग्राम प्रॉब्लमेटिक कम होगा उसमें बताएंगे आपको। आप जो प्रोग्राम बाद में जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसको फिर आपको बताया जाएगा ये प्रोग्राम आपको इसलिए नहीं करना चाहिए, इसमें इतना टाइम लगेगा या इसके ड्रॉबैक्स हैं। डिस्कस करके फिर चूज करो। और हम तो बहुत खुश होते हैं ऐसा क्लाइंट हमारे पास आए, और जो समझदार भी हैं, पैसा भी है, और जो जिनको राइट गाइडेंस चाहिए। वी आर हैप्पी, हम तो हेल्प करने के बैठे ही हैं। अब थोड़ा सा अपना रिफ्यूजी हम कि आज से पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले रिफ्यूजी हर कोई लगवा देता था, और इट वाज वेरी इजी। जो रिफ्यूजी का प्रोसेस था इट वाज वेरी इजी, बट अब जो रिफ्यूजी एप्लीकेशन है वो सिंपल वर्ड्स में, लेमन लैंग्वेज में आप थोड़ा सा समझा दो। ओके, रिफ्यूजी एक ट्रेंड चला हुआ है, सब डालना चाहते हैं, जिसकी पीआर नहीं हो रही वो भी डालना चाहता है। रिफ्यूजी भाई ऐसे नहीं मिलता, रिफ्यूजी का एक बोर्ड होता है, रिफ्यूजी प्रोसेस होता है, 3 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। IRB जो बोर्ड है जो डिसाइड करता है आपको रिफ्यूजी मिलना चाहिए, वो एक होती है, एक CBSA होती है और एक IRCC होती है। IRCC को अप्लाई करते हो, मेरे को रिफ्यूजी चाहिए, CBSA आपको वेरीफाई करता है कि बंदा ठीक है, इसकी आइडेंटिटी मैच हो रही है, सब सेट है, और IRB का काम है आपको रिफ्यूजी आपका सुनना और आपको देना या नहीं देना वो चेक करना। 3 बॉडीज़ हैं। तो रिफ्यूजी तब डालते हो जब आपको जान को खतरा है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पता है मैं वापस जाऊंगा मेरी जान जाएगी। सेक्शन 96, 97 2 ही रस्ते हैं। एक सेक्शन कहता है कि आपकी कंट्री का हाल ही बुरा है और आपको नहीं, आपके जैसे सबको खतरा है। मान लो LGBT कम्युनिटी को खतरा है, तो वो आप अगर LGBT कम्युनिटी से हो और आपकी कंट्री में आपकी लाइफ को खतरा है, आप डाल रहे हो, आप विद एविडेंस दे रहे हो कि मेरे को स्पेसिफिक मेरी कम्युनिटी को खतरा है। आप धर्म के आधार पर डाल रहे हो तो 2 प्रूफ कि धर्म के आधार पे खतरा है। अभी हमने काफ़ी केस किए हैं बांग्लादेश के कि गवर्नमेंट का फॉल हुआ तो जो लोग गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज थे उनको खतरा है। अभी हमने पीछे बहुत सारे केस किए हैं जिसमें बांग्लादेश के क्लाइंट्स थे, उनके फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है, ठीक है, वो धर्म के आधार पे नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट सपोर्टर्स थे। तो गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, तो सपोर्टर्स थे उनको मारा पीटा गया, उनको जान से मारा गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो वो सब लोग कनाडा या अपनी अपनी जो भी छोड़ के जाना चाहते हैं जग गए हैं। हमारे कई क्लाइंट्स बांग्लादेश से आए हैं तो उनकी हमने रिफ्यूजी डाली है। इस केस में है कि आपके सेक्शन को प्रॉब्लम है, आपकी सेक्शन की जान को खतरा है, चाहे वो धर्म के आधार पे है, आपकी जेंडर के आधार पे है, आपके किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, पॉलिटिकल है या रिलीजियस है, माइनॉरिटीज को आपके देश में खतरा है, जो भी है, अगर वो रीज़न है तो गुड डाल दो। एक और होता है जिसमें सारी आपकी जो दूसरा सेक्शन है वो ये कहता है कि आपकी कंट्री में सब कुछ सही है, मेरे को स्पेसिफिक खतरा है, मेरे को पड़ोसी से खतरा है, पुलिस वाले से खतरा है, पॉलिटिशियन से खतरा है, सरकार से खतरा है, पॉलिटिकल पार्टी से खतरा है, XYZ खतरा है, मुझे किसी से, मेरे को खतरा है। मैंने सारे एफर्ट कर लिए, मैं इंटरनल फ्लाइट IFA कहते हैं, इंटरनल फ्लाइट ऑल्टरनेटिव, मैं वो भी कर लिया, मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं हरियाणा चला गया, राजस्थान चला गया, कलकत्ता चला गया, मेरे को सब जगह खतरा है, तो मेरे को बचा लो, वो डाल सकता है। तो रिफ्यूजी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, और रिफ्यूजी डालोगे इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। RPD सबसे पहला डलता है आपका केस RPD में, RPD रिजेक्ट होता है तो अपील डलती है, अपील रिजेक्ट होती है तो आप जुडिशियल रिव्यू डाल सकते हो। जुडिशियल रिव्यू अगर रिजेक्ट होती है तो आपका वर्क परमिट जो है इस ड्यूरिंग दिस पीरियड वैलिड है। जुडिशियल रिव्यू रिजेक्ट होता है तो आपको CBSA पीछे पड़ती है भी कब जा रहे हो वापस, आपका स्टेटस आपका गया, कब जाओगे। तो CBSA जब पीछे पड़ता है, CBSA आपको ऑफर करता है टू अप्लाई फॉर PRA। अगर वो अप्लाई के लिए आपको ऑफर कर दे प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट, वो अगर आपको ऑफर करता है तो वो अप्लाई कर दो। वो फिर असेस करेंगे इस बंदे को जेन्युइनली जान को खतरा है, वापस जाएगा तो कि नहीं, टाइम मिल जाएगा। अप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर HNC लास्ट ऑप्शन होता है। कई साल आपको कनाडा में रहते हो गए, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप HNC की एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर इन दिस ड्यूरेशन आपकी शादी हो गई तो आप PR डाल सकते हो। आपके मान लो PR लेने के 100 तरीके कनाडा में, जब रिफ्यूजी डालते हो 98 रस्ते आपके बंद हो जाते हैं अगर आप सिंगल हो तो। 98, एक रिफ्यूजी रह जाता है, एक स्पाउसल रह जाता है। तो रिफ्यूजी आपकी जर्नी चल रही है, अगर रिफ्यूज हो गया तो आपके पास स्पाउसल रह जाएगा, शादी करके पक्के हो सकते हो, और वो भी जेन्युइन हो तो। और अगर शादीशुदा हो तो आपके पास वो रास्ता भी नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है रिफ्यूजी का। आपको ओपन वर्क परमिट है, पैसे कमाओगे, रिफ्यूजी अप्रूव हुआ, नहीं तो ऐसे ही बैठे हो कनाडा में, ठीक है। ये जर्नी है, ये हर एक के लिए है ही नहीं। मेरे पास 15 साल का बच्चा है, रिफ्यूजी डाल दो, मेरी मम्मी पापा मेरे छोड़ के कनाडा से जा रहे हैं, रिफ्यूजी डाल दो जी। इंडिया में इसके ऊपर नशे करता था, यहाँ पे यहीं हम छोड़ के जा रहे हैं इसको, पेरेंट्स कह रहे हैं जी इसका रिफ्यूजी डाल दो। मैंने क्या जान को खतरा है इसकी। 18 साल के बच्चों, जैसे अब किसी ने अपने भाई बहन को वीज़ा लगवाया, लग गया कनाडा का विजिटर वीज़ा, 18-20 साल के बच्चे, आज भी एक आया
20 साल का बच्चा, जी रेफ्यूजी डाल दो मेरा। मेरे बहुत सारे दोस्त कनाडा से यूएस भाग गए, मैं भी चले जाऊँ वहाँ जाके रेफ्यूजी डाल दूंगा। ऐसी ऐसी बातें करें 20-20 साल के बच्चे। आपका पर्पस क्या था पंजाब छोड़ने का? आपका पर्पस या इंडिया छोड़ने का? आपका पर्पस था हम कनाडा जाएं, ज़िंदगी बनाएं। हम रेफ्यूजी लेने नहीं आए यहाँ पे। रेफ्यूजी वो ले जिसकी जान को खतरा है, हमारे लिए नहीं है। और किसी को रेफ्यूजी के ऊपर कंसल्टेशन चाहिए, ऑफिस आ जाओ, अपॉइंटमेंट बुक कर लो, समझा दूंगा। किसी का रेफ्यूजी लग गया है, विड्रॉ करना है, हम कर देंगे। किसी का रेफ्यूजी लग गया है और उसका कंसल्टेंट या लॉयर, इसके रेफ्यूजी डालने के लिए लाइसेंस चाहिए, मेरे पास है IRB का, और आपके लॉयर या कंसल्टेंट के पास लाइसेंस नहीं है, लॉयर को तो नहीं चाहिए, कंसल्टेंट के पास लाइसेंस नहीं है और वो घोस्ट एजेंट है और ऐसे ही आपको कहीं मिला, आपने डाल दिया 2-4 हज़ार दे के, आपको नहीं पता क्या डाला, हमें कॉल कर लो, हमारे पास आ जाओ, हम आपका केस टेक ओवर कर लेंगे। आप ये भी बड़ा स्कैम चल रहा है रेफ्यूजी के नाम पे, उनका पैसे ले लिया, डाला नहीं। 3-3 4 साल बाद एक क्लाइंट आया, 4 साल बाद कह रहे हैं मैं रेफ्यूजी डाला हुआ है, हमने चेक किया डाला ही नहीं हुआ था। अच्छा। 4 साल डाला ही नहीं हुआ था। एक क्लाइंट आया जी, उसका रेफ्यूजी केस डला और बंद भी हो गया, उसको बोल रखा आज तक, उसको कह रहे हैं तेरा ओपन है, अभी तक हियरिंग नहीं आई, 3 साल हो गए। मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं। हमने इन्वेस्टिगेट किया, जो उसके पास डॉक्यूमेंट था वो चेक किया, RPD में कॉल किया, IRB में बात की, IRB से सारा डिटेल निकाली, तो पता लगा जी इसका तो केस कब का बंद हो चुका है और इसकी हियरिंग में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उस बंदे ने इसको हियरिंग का बताया ही नहीं। हम अब कोशिश कर रहे हैं रीओपन हो जाए। तो ऐसे ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो जेन्युइन एडवाइस, जेन्युइन केस, जेन्युइनली आप चाहते हो कोई आपके केस पे काम करे, मेहनत करे, और डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, सारे एस्पेक्ट से आपसे डिस्कस करें। हमारे पास आ जाओ, एक्सपीरियंस टीम और मेहनती टीम, और सच बोलते हैं, साफ साफ बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट। राइट। कोई जो एम्प्लॉई है वो ऑलरेडी एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, तो अगर वो उस एम्प्लॉयर से LMI लेता है, तो क्या उसकी PR का प्रोसेस या एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल या कुछ भी उसको फ़ायदा होता है उस LMI का कि नहीं? यस प्रणिका, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है LMI के बारे में। उनको ये पता है कि LMI खरीदनी पड़ती है, या LMI मुश्किल काम है। मैं LMI बेसिक ईजी कर देता हूँ। LMI 3 टाइप की होती है। एक LMI होती है जो 50 पॉइंट्स की होती है, PR सपोर्टिंग। एक LMI होती है 50 पॉइंट्स प्लस वर्क परमिट, और एक LMI होती है ओनली वर्क परमिट। ओनली वर्क परमिट वाली प्री अप्रूव्ड एम्प्लॉयर लेके रख सकते हैं, और आपका नाम डालेगा, आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसके बेस पे आप वर्क परमिट डाल सकते हो। डुअल इंटेंट जो होती है उसमें आपको 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं और आपको वर्क परमिट भी मिलता है, ठीक है। और जो PR सपोर्टिंग है, आपको वो मांगनी है। अगर आपके पास वर्क परमिट है, PGWP है 3 साल का, 2 साल का या 1 साल का, आप अपने एम्प्लॉयर से 50 पॉइंट्स के LMI मांगो। वैलिड वर्क परमिट पड़ा है तो आपने क्लोज वर्क परमिट पे नहीं जाना, आपने 50 पॉइंट्स मांगो। 50 पॉइंट्स वाली LMI 5-6 महीने 7 महीने लग रहे हैं आजकल, वो मांगो। उससे आपकी प्रोफाइल में 50 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। वो कोई भी एम्प्लॉयर कर सकता है, अगर वो कम से कम 1 साल पुराना है तो, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि आपको 50 पॉइंट्स के लिए सपोर्ट करे, और आपकी PR में 50 पॉइंट्स का बूस्ट मिलेगा एक्सप्रेस एंट्री में आपको, ठीक है। आपको नॉर्मल LMI नहीं लेनी। एम्प्लॉयर को भी नहीं पता 50 पॉइंट्स का डिफरेंस डुअल इंटेंट का और वर्क परमिट वाली का, तो आपको भी नहीं पता हो, तो आप वर्क LMI लेके खुश हो जाते हो। या वो कहता है मेरी अप्रूव मैंने भेजी हुई है, अप्रूवल मेरे पास 4 पड़ी है, तेरे को 1 दे दूंगा। जो 50 पॉइंट्स वाली LMI है वो आपके नाम से फाइल होगी, 6-7 महीने लगेंगे कम से कम। जब आएगी तो आप उसका फाइल नंबर, जो LMI नंबर है, वो यूज़ करोगे अपनी एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन में टू बूस्ट योर स्कोर। राइट। काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये बात भी चलती है, जैसे आपने पहले मेंशन भी किया कि कनाडा US चले जाते हैं, या कि पास में है, बॉर्डर के पास है, तो कनाडा में कुछ नहीं बन रहा तो US भाग जाओ। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? ओके, ये नादानी करते हैं जो लोग कनाडा से US भाग रहे हैं। ध्यान से सुन लो, या आपका कोई भागने वाला है या सोच रहा है, उसके दिमाग में डाल दो, या शेयर कर देना उसके साथ वीडियो। कनाडा और US का एक ट्रीटी साइंड है, उसका नाम है थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी जान को खतरा है, आप कनाडा पहले आए थे तो कनाडा में पहले रेफ्यूजी डालोगे, यहाँ रिजेक्ट होगा तो US जाओगे, और US पहले आए थे, US में रिजेक्ट होगा तो कनाडा आओगे, नहीं तो आप दूसरी कंट्री में यहाँ से जाके उधर रेफ्यूजी डाल सकते हैं। डाल दोगे, वर्क परमिट मिल जाएगा। जब वो आपकी फाइल ओपन होगी, वो उस पर काम करेंगे, उनको पता लग जाएगा कनाडा से आया, उठा के फेंक देंगे फाइल, रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट एलिजिबल। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर इसके थ्रू पक्का हुआ है, मान लो आप US से कनाडा आए हो और कनाडा में कोई आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर PR है, रेफ्यूजी के थ्रू हुआ था, तो आपको ये एक्सेप्शन है, आपको US में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा एक्सेप्शन है, 3-4 एक्सेप्शन होते हैं जो हमारे देश के, इंडिया के लोगों के ऊपर फॉल नहीं करते हैं। अब कनाडा से अमेरिका जाओगे, आपका कौन सा रिश्तेदार है जो उधर जाके पक्का हुआ है, PR हुआ है, रेफ्यूजी, और आप
यहाँ से वहाँ जाओगे जो आपको एक्सेप्शन उधर भी लगेगा, तो आपके लिए नहीं है ये कनाडा से यूएस भागना इज नॉट द ऑप्शन। अच्छा, कईयों को ये बोल, जिनको इनका पता है एग्रीमेंट का, थर्ड कंट्री एग्रीमेंट, उनको ये पता लगता है कि उनको ये एक मिथ दे देते हैं कि वहाँ अडॉप्शन हो जाएगी 21 साल से कम को। भाई कौन बैठा है आपको अडॉप्ट करने के लिए? कौन पराये मुल्क में आपको अडॉप्ट करेगा? किसको पैसे, ये फिर बोलेंगे जी पैसे देके अडॉप्शन हो जाती है। अडॉप्शन 21 साल से कम के लोगों की होती है। अब मेजोरिटी जो जा रहे हैं वो 21 साल से ज़्यादा गए हैं, उनकी कौन अडॉप्शन करेगा जब हो ही नहीं सकती? और मान लो 21 साल से कम भी हो, अडॉप्शन कौन आपको वहाँ पकड़ोगे किसको भी मेरे को अडॉप्ट कर ले? आप ये करने थोड़ी आए हो, आप जिंदगी बनाने आए हो। इन मुल्कों में आना इज नॉट सक्सेस, ये तो आना इज लाइक आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेडर की एक पौड़ी है, ये फर्स्ट स्टेप है ये। आप मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, हरियाणा से हो या पंजाब से हो, आप दिल्ली गए या बॉम्बे गए, बड़े शहर में गए हो जॉब्स के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि आपके शहर में अपॉर्चुनिटी कम है, आप बड़े शहर में गए अपॉर्चुनिटी के लिए। ये कनाडा और अमेरिका बड़े शहर मान लो कि ये बड़े शहर हैं, इन पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी लेने कनाडा आए थे, अमेरिका आए थे। वो फर्स्ट स्टेप है, ये आप आ गए, अब वहाँ पे नौकरी ढूंढना एक सेकंड स्टेप, पीआर लेना, सेटल होना थर्ड स्टेप, फिर उस पर कंटिन्यू करके सक्सेस लेना इज फाइनल डेस्टिनेशन। तो सक्सेस पहला स्टेप नहीं है, कनाडा आगे सक्सेस मिल गई, अमेरिका आगे सक्सेस मिल गई, अभी तो आए हो, पीआर कैसे हो गए? अब आप इधर आते हो तो लगता है इधर कुछ नहीं है, अमेरिका जाते हो जी वहाँ पे पैसे बनेंगे, नो डाउट यूएस में पैसा ज़्यादा है, सेफ्टी है, पीआर कैसे लोगे? 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल इलीगल रह लोगे, पैसे कमा लोगे, जब इंडिया रह लोगे फिर 10 साल बाद अमेरिका रहने के बाद, डेवलप कंट्री में रहने के बाद इंडिया रह लोगे पैसा लेके, उस लाइफस्टाइल को छोड़ के इंडिया में सेटल हो जाओगे? अगर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो तो कोई भी उल्टा काम नहीं करना, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, जस्ट कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, वो टाप गया मैं भी टाप जाऊँ, वो रेफ्यूजी डाल रहा है मैं भी डाल दूँ, यूएस दी गेम पैगी, गेम क्या पैगी, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। और लोग जो इनको आप दिखा रहे हो वीडियो डाल डाल के कि मैंने ये कर लिया है, यही लोग सब आपका मजाक उड़ाएंगे कि भागा था वहाँ से। कनाडा में हो, सीधे रास्ते अपना रास्ते इंतजाम करो, स्टडी कर लो, नहीं होती इजी कोर्स ले लो, नहीं होता कोई पाथवे पकड़ लो पीआर का, नहीं होता है फ्रेंच सीख लो, 50 ऑप्शंस है, कुछ नहीं हो रहा है तो ये शॉर्टकट वाली कॉम नहीं होगी, तो हम जी ईजी काम करेंगे हम। मेरे पास बॉम्बे का कभी कोई बच्चा नहीं आया, दिल्ली का कभी कोई बच्चा नहीं आया, साउथ इंडिया का भी कोई बच्चा नहीं आया, रेफ्यूजी डाल दो। मेरे पास हरियाणा और पंजाब के लोग आते हैं, रेफ्यूजी डाल दो। हरियाणा पंजाब वाले इतने कमज़ोर तो नहीं है कि हम, और स्पेशली मुझे लगता है कि वो कॉम में है दोनों, हरियाणा पंजाब वाले लोग कि जी हम तो कर लेंगे, हम कर सकते हैं, हम तो नहीं हार मानेंगे। तो आप ही क्यों, ये दोनों स्टेट्स के लोग क्यों शॉर्टकट ढूंढते हैं? यही 2 स्टेट्स के लोग क्यों कहते हैं जी हमें जुगाड़ करा दो, या हमें आइल्स वाला बंदा बता दो जो आइल्स करा दे, या हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा दो, या हमारा पेरोल चला दो। ये पुट्ठे काम ये 2 स्टेट के लोग क्यों करते हैं? बॉम्बे वाला क्यों नहीं कहता आके, गुजरात वाला क्यों नहीं कहता? रेफ्यूजी यही 2 स्टेट के लोग ज़्यादा क्यों डालते हैं, बाकी स्टेट के लोग रेफ्यूजी क्यों नहीं डालते? तो हम अगर अपनी रियलिटी से भागेंगे, और अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे कि आपको अंदर से पता है आप कर सकते हो लेकिन गिव अप किया हुआ है, हमारे से तो नहीं होगा, सीधा बोलते हैं हमसे आइल्स नहीं होगी, 0 आइल्स है, हमसे तो नहीं होगी, सीधा भाई कोशिश तो करो, बोलो कोशिश करेंगे। तो ये जो यूएस वाला ड्रामा है, यूएस टापने वाला, बंद करो इसको मेरे हिसाब से, कि नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ का 5 साल बाद का सोच के चलो, आज का मत सोचो। और यूएस भी स्ट्रिक्ट हुआ भाई, यूएस के बहुत नंबर्स बढ़े हैं, उन्होंने खुद बोला कि हमारे बहुत नंबर्स कैनेडियन बॉर्डर से बढ़े हैं, कि यहाँ से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, और जो पहले कभी नहीं था, वो तो अपने सदर्न बॉर्डर को देखते थे, अभी नॉर्दर्न बॉर्डर को उनको देखना पड़ रहा है यूएस को, तो स्ट्रिक्ट फिर कर देंगे। तो अगर किसी को कोई भी इस यूएस वाला जिसके दिमाग में घूम रहा है और कोई डिस्कशन करनी है, कुछ पूछना है, आ जाओ हमारे पास, अपॉइंटमेंट बुक करके हम बताएंगे आपको। अब जैसे स्टेप्स होते हैं कि स्टडी परमिट, वर्क परमिट, पीआर, एवरीथिंग, कई लोग जो होते हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं कि स्टडी परमिट पे आए थे और उनसे कॉलेज हुआ नहीं, या उन्होंने ड्रॉप कर दिया, या उनको कॉलेज ने निकाल दिया, या वो आउट ऑफ स्टेटस हो गए बिकॉज ऑफ दैट, उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं? ओके, कोई भी बच्चा जो आउट ऑफ स्टेटस हो गया है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, गैप पड़ गया, 4 हफ्ते का, 4 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का, कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको अगर आपका गैप है तो, ठीक है। पढ़ाई छूट गई, फेल हो गए, रेस्टिकेट हो गए, तब भी आ जाओ, दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। स्टेटस आउट ऑफ स्टेटस हो गए, टीआरपी डाल के स्टेटस दिलाएंगे, ठीक है। मतलब आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है, जब तक कोई आप क्रिमिनलिटी नहीं करते, या जब तक कोई बड़ा ब्लंडर नहीं हो गया। अगर आपका स्टेटस एक्सपायर हो गया है, मतलब आपने लूज़ किया स्टेटस 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो बहुत ईजी होता है टू रीइंस्टेट योर स्टेटस। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टीआरपी के कि गलती मानो, कोई ना कोई गलती जो थी बताओ, ये हो गया था, कोई मजबूरी थी बताओ, और स्टेटस रीइंस्टेट कर लो।
लेकिन अगर आप किसी को बताओगे डर के मारे तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, और 2 साल बाद जाके उसको बोलो जी ये हो गया, 2 साल बाद तो बहुत टफ हो जाएगा। फिर भी कोई भी सिचुएशन है, आउट ऑफ स्टेटस हो गया, कोई भी मजबूरी है, कुछ भी है, अपॉइंटमेंट बुक करो, आ जाओ, हेल्प करूंगा। आप PFL लेटर्स के अंदर रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प करते हो? ये PFL लेटर्स होते हैं जो जिन लोगों की ऑफिसर को लगता है कि कोई गलती पकड़ ली है और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और उसको वो कह रहा है जी ये लास्ट मौका है, 95% आपकी फाइल में रिजेक्ट करूंगा, आपको 5% चांस दे रहा हूँ कि आप इसका रीज़न दे दो, और मुझे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने आपकी फाइल रिजेक्ट करनी है, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप क्या इसका जवाब दोगे। जैसे ही लेटर आए वैसे ही एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाओ, लॉयर या कंसल्टेंट जिसने PFLs में डील किया हुआ है, जिसको जवाब देने आते हैं, जिसके PFLs का अच्छा अप्रूवल रेट है, या वो जिसका काम ही डिफिकल्ट केसेस में एक्सपर्टीज है और काम ही डिफिकल्ट केसेस लेना है, उसके पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम करते हैं। जितने उटपटांग केस होते हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हम करते हैं। इस सब में दिमाग लगता है, तर्क लगता है, लॉजिक लगता है, लॉ लगता है, साइटेशंस लगती है, ऐसे केसेस पहले अप्रूव हुए हैं नहीं हुए, उसको जो आप लॉजिक दे रहे हो उसके बैकअप आपके पास एविडेंस है नहीं है, ये सब आपको देना है। कोई भी आपको लेटर आया PFL, खुद जवाब मत देना, या कोई बंदा जिसने नई प्रैक्टिस शुरू की है आपको लगता है कॉम्पिटेंट नहीं है, 100% श्योर नहीं हूँ, मत उसको हायर करना। PFL बहुत सीरियस चीज़ है। एक बार PFL का जवाब नेगेटिव, मतलब अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री एक बारी में नहीं दिया, उठा के फाइल रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइल रिजेक्ट होगी, फिर उसकी अपील डालो, लड़ो मरो, वो सब करते रहो, जुडिशियल रिव्यू डालो, पैसा खर्च होगा। आपको एक मौका मिला है, उसको यूटिलाइज करना है, और परफेक्ट आपने इतनी मेहनत करके अपनी एप्लीकेशन डालनी है, उसका जवाब देना है कि ऑफिसर को मौका ही ना मिले रिजेक्ट कर दे। ठीक है, उसके लिए लगेगी एक्सपर्टीज और मेहनत, और हम पीछे नहीं हटेंगे। राइट। अब हम थोड़ा सा विजिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग या जो बच्चे विजिटर्स पे आए हैं, क्या वो स्टडी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं? ओके, जो लोग विजिटर पे आते हैं उनके पास स्टडी परमिट एक ऑप्शन होता है, स्टडी परमिट ले सकते हैं और वर्क परमिट लेते हैं। वर्क परमिट LMIA के लेते हैं, और स्टडी परमिट अगर करते हैं तो स्टडी परमिट विजिटर टू स्टडी पॉसिबल है। उसका एक प्रोसेस होता है, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, प्री रिक्विजिट आपको चाहिए होता है विच इज़ इंग्लिश, ESL का कोर्स करना होता है। उसके बाद स्टडी परमिट आप फाइल करते हो, स्टडी परमिट मिल जाता है तो आप प्राइवेट के बाद पब्लिक कॉलेज में चले जाते हो। पब्लिक कॉलेज में पढ़ाई करके PR ले सकते हो अगर आपने विजिटर हो और इंडिया जाके वापस बैक होम जाके स्टडी परमिट नहीं डालना तो। और उसके लिए मैं 2 प्रोग्राम्स रिकमेंड करता हूँ, RNIP जो RCIP बन के अब लॉन्च होगा, और एटलांटिक। वहाँ 2-2 साल की पढ़ाइयाँ करो, उसके बाद जॉब ऑफर लो। उधर Tier 0, 1, 2, 3, 4 RNIP में, RNIP में 0, 1, 2, 3, 4, 5, एटलांटिक में 0, 1, 2, 3, 4 टीयर की जॉब लो और PR डाल दो 6 महीने में PR एंडोर्समेंट लेने के बाद। उसके एक प्रोसेस है, लेकिन हाँ अगर कोई विजिटर है जो भी एज है उसकी और उसको स्टडी परमिट फाइल करना है, देयर आर गुड चांसेस, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपका विजिटर टू स्टडी कन्वर्ट करा सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि ARC एप्लीकेशन क्या होती है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा। ARC होता है ऑथराइजेशन टू रिटर्न टू कनाडा। ऑथराइजेशन जिसके ऊपर बैन लग जाता है, जिसको डिपोर्ट किया जाता है, या जिसको डिपार्चर ऑर्डर मिल जाता है, जो यहाँ से वापस अपने बैक होम चले जाता है और उसको वापस आने के लिए परमिशन लेनी होती है, ऑथराइजेशन लेनी होती है, उसको कहते हैं ऑथराइजेशन टू रिटर्न टू कनाडा। हमारे एक अभी एप्लीकेशन की थी हमने, जिसमें बच्चे को उसको पता ही नहीं था कि उसकी एप्लीकेशन में क्या लगाया, किसी एजेंट ने फाइल की स्टडी परमिट की एप्लीकेशन इंडिया से, और सब कुछ जाली लगाया हुआ था, उसकी डिग्री विग्री, और वो पकड़ी गई थी एप्लीकेशन, उसको बैन लगा दिया था, और उसको उसके एजेंट ने बोला कि तेरी फाइल रिफ्यूज़ हो गई है। तो जो हमारे पास आया और उसको 2 बार उसने किसी से लगवाई, उसको पता ही नहीं बैन लगा हुआ है। फिर हमने बताया उसको कि उसकी फाइल पे बैन लगा हुआ है। फिर वो कह रहा है जी मेरे को यहाँ मिलने आना है, मेरी सारी फैमिली कनाडा है, तो मेरे को कुछ तो हल करो। फिर हमने उसका ARC और विजिटर लगाया था, मिल गया था उसको परमिशन टू एंटर कनाडा। फिर वो कनाडा आया, मिल मुल के अपना चला गया। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्पाउसेस के बेसिस पे आते हैं, जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे आते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनकी IELTS प्रोफिशिएंसी भी इतनी नहीं होती है, तो उनका स्पाउस अगर उन पे बेल आउट कर दिया, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या उनके पास भी कोई ऑप्शन बचता है? ओके, ये बहुत कॉमन है, और लोग आते हैं ऑफिस में और वो कंसल्टेशन के टाइम बताते हैं जी हम आए थे अपनी वाइफ के थ्रू, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, हमारी वाइफ ने हमें बुलाया था, हम XYZ, वो स्टडी पे थी, हम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पाए थे, अब लड़ाई हो गई है और शीज या वो मुकर गई है या हमारी लड़ाई हो गई है, तो हमारे वर्क परमिट पे असर तो नहीं पड़ेगा। आपके वर्क परमिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका वर्क परमिट जितना वैलिड है, मान लो 2 साल का मिला 2 साल करेगा, 3 साल का मिला 3 साल करेगा, कैंसिल नहीं होता है जब तक एक्सटेंशन नहीं होगा, जब तक वो नहीं सपोर्ट करेगी आपकी वाइफ। और इन ऐसे केसेस में जो कंसल्टेशंस होती हैं, बहुत कॉमन होता है कि दे डोंट हैव IELTS, वो तो इंग्लिश हाथ खड़े होते हैं जी हम इंग्लिश नहीं कर सकते, नो IELTS, नो एक्सपीरियंस, हम तो जी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं। अब उन लोगों की PR कैसे होगी? उनको या बिना IELTS के तो 2 लोग पक्के होते हैं, स्पाउसल जो आपका है नहीं, और या रेफ्यूजी। और रेफ्यूजी जेन्युइन नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो IELTS में गिव अप मत करो। IELTS में
बेसिक 4 बैंड भी ले आओगे तो भी इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें PR हो जाती है। बेसिक 3.5 बैंड भी ले आओगे तो भी प्रोग्राम से PR हो जाती है। तो आइल से नहीं भागना है, ये नहीं कहना मेरी आइल्स नहीं होगी, मेरी PR करा दो, फिर कोई नहीं करा सकता। फर्जी रेफ्यूजी डालोगे आप, या आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस यहाँ लड़की ढूंढोगे, जो आसान नहीं है। तो या तो अपनी शादियाँ बचा के रखो, मत लड़ाइयाँ करो, और या आइल्स में 4 बैंड लाओ तो भी रास्ते हैं PR लेने के। पूरे कनाडा में मैं आपको 10 रास्ते बता दूंगा कि अगर CLB 4 नंबर या आइल्स में 4 नंबर ले आओगे तो मैं आपकी PR करा सकता हूँ। काफ़ी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होल्डर्स हैं, जैसे कि काफ़ी रिवर्स माइग्रेशन भी हो रही है। तो जो बच्चे वापस इंडिया जा चुके हैं या बोल रहे हैं कि हमको इंडिया जाना है और वो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, उनके पास कुछ ऑप्शन बचता है? हाँ प्राणी का, अगर कोई भी जिसका PG डोल पे एक्सपायर हो रहा है और इंडिया जाना चाहता है या वैसे भी जाना चाहता है, मेरे से जरूर मिलके जाना। मैं आपको गाइड करूंगा कि अभी अगर PR नहीं हो रही कोई बात नहीं, लोगों की जर्नी थी, लोग इंडिया में ग्रेजुएशन करते थे, एक्सपीरियंस लेते थे, कनाडा आते थे, यहाँ पढ़ाई करते थे, एक्सपीरियंस लेते थे और फिर PR होते थे। आपकी जर्नी उल्टी शुरू होगी, आप कनाडा आए हो, पढ़ाई कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस लिए, आप इंडिया चले जाओ, वहाँ पे पढ़ लेना या वहाँ एक्सपीरियंस गेन कर लेना और फिर PR आ जाना। एंड ऑफ द डे आपको हर चीज़ के पॉइंट मिल रहे हैं। इंडिया जाके एक्सपीरियंस गेन करके पॉइंट्स बढ़ेंगे और आप कनाडा आ जाना। इंडिया के 1 साल के एक्सपीरियंस के 50 नंबर बढ़ते हैं, अगर CLB 9 है तो 50 पॉइंट्स का इंक्रीज होता है। अब इंडिया जाके कौन सी जॉब करनी है वो मैं बता दूंगा आपको। तो अगर इंडिया जाने का मन पक्का हो गया है, मेरे पास आ जाओ, कंसल्टेशन बुक कर लो, मैं जॉब बताऊंगा कौन सी करो, PR आ जाओगे वापस। और अगर इंडिया चले गए हो फॉर XYZ रीजन, नो प्रॉब्लम, इंडिया बैठे कंसल्टेशन बुक करो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ों पे आप टारगेट करोगे, कैसे स्कोर बढ़ेगा, और फिर आप कनाडा आ जाना, फिर PR हो जाओगे। ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट क्या होता है? ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट होता है, बहुत बढ़िया चीज़ निकाली है जिसने भी पॉलिसी बनाई थी। ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट उन लोगों के लिए है जिसकी फाइल पिक हो गई। मान लो आप वर्क परमिट था आपके पास, आपकी PR की फाइल पिक हो गई है, अब आप वर्क परमिट डाल दो, ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा अनटिल उस फाइल पे डिसीजन नहीं आ रहा। ठीक है। अब कई बच्चों की PNP पिक हो गई है और वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं। PNP पिक्ड है, प्रोसेस में है और वर्क परमिट खत्म हो गया है। पॉलिसी ये कहती है आप उनका भी ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट डाल सकते हो। मेरे पास कम से कम अभी पिछले कुछ महीनों में 10 केसेस आए हैं जिसमें उनको किसी कंसल्टेंट ने मना कर दिया आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट नहीं डाल सकते, लेकिन मेरे पास आए थे, मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसी लिंक उठा के दिया, ये पढ़ लो, इस पे लिखा है आप डाल सकते हो। अगर आपकी PNP प्रोसेस में है, फाइल पिक्ड है, तो आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट डाल सकते हो। ठीक है। और हमने डाले हैं, अप्रूवल्स भी आए हैं, और तब उनको विश्वास हुआ है हाँ जी इन 10 लोगों ने मना किया था और आप मना आप कह रहे थे लगेगी और आपका अब अप्रूवल आया 10 लोगों के मना करने के बाद। तो जो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट है, या तो आपकी एक्स प्रेजेंटर की फाइल पिक हो गई है, IT आ गया है और आपने फाइल डाल दी है प्रोसेस में, आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट डाल सकते हो। आपका PNP की फाइल पिक हो गई है प्रोसेस में, आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट डाल सकते हो। मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं हमारे पास या कनाडा आते हैं, वो 2 साल का या 1 साल का स्टडी लेके आते हैं। और आप क्या रेकमेंड करते हो कि 3 साल का अगर आप स्टडी लेके आते हो या डिप्लोमा लेके आते हो तो उसमें और कितने पॉइंट्स का फ़र्क होता है इन कंपैरिजन टू 2 years ऑफ डिप्लोमा? ओके, जो आप 3 साल की पढ़ाई करते हो कनाडा में, 3 साल की जो पढ़ाई कर रहे हो वो बैचलर्स में काउंट होती है। राइट। ठीक है। 3 साल का जिसको डिप्लोमा बोलते हैं, 3 years डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, उसको 3 years एडवांस डिप्लोमा इज कंसिडर्ड एज बैचलर्स। तो कई बार लोग एडवांस डिप्लोमा करने आते हैं, उनको इंडिया से उनको स्टडी परमिट मिल जाता है, और यहाँ पे लोग कहते हैं 3 साल कौन पढ़ाई करेगा, 2 साल की पढ़ाई कर, 3 साल का वर्क परमिट है, 3 साल की पढ़ाई मत कर, 3 साल का वर्क परमिट ही तो मिलना है, तो 1 साल की फीस एक्स्ट्रा भरेगा। लेकिन मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, वो 3 साल की अगर पढ़ाई करोगे, एडवांस डिप्लोमा करोगे, आपको बैचलर्स के पॉइंट कैलकुलेट होंगे आपके। आप 12th के बाद आए थे, आपकी कनाडा में बैचलर्स हो गई है, उसके पॉइंट्स मिले एक्स्ट्रा जो आपको एज देंगे, आपका CRS ज़्यादा होगा उससे, और 3 साल का वर्क परमिट तो मिलना ही है जो सबको मिल रहा है, तो आपका एक एडिशनल एज है। और वो जो भी पढ़ाई करी है वो कहीं ना कहीं हेल्प तो होगी। तो अगर 3 years का एडवांस डिप्लोमा पकड़ा है आपने, उसको पूरा कर लो मेरे हिसाब से, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। I'm sure you've saved so many lives. What is the best compliment that you've got? ब्रानी का ये कॉम्प्लीमेंट रोज मिलता है मुझे, रोज मिलता है ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। लोग ये मेरे को फीडबैक देते हैं, जी आपने हमें पाथवे बताया, इतने सारे ऑप्शन किसी ने नहीं बताए थे हमें, हम जिसके पास भी जाते हैं लोग हमें कुछ बेचते हैं। ईदर दे आर सेलिंग LMIs, ईदर वो हमें PNP बेच रहे हैं, ईदर जॉब बेच रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेच रहे हैं। हम जिसी के ऑफिस जाते हैं वो हमें कुछ ना कुछ बेच रहा है। आप हमें ऑप्शंस दे रहे हो कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, और समझा रहे हो।
तो मैं उनको ये फिर बोलता हूँ मेरा काम क्या है, मैंने ये पढ़ाई क्यों करी है। मेरा काम कंसल्टेशन देना है, मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, मेरा काम आपको कुछ बेचना नहीं है। मैंने कोई दुकान नहीं खोली हुई कि मैं आप मेरे ऑफिस आ गए हो, मैं आपको कोई एलएमआई बेचूंगा, मैं आपको जॉब्स बेचूंगा। अगर मेरे को जॉब वाला काम करना होता तो मैं बिना लाइसेंस के भी कर सकता था। तो मैं तो कोई दुकान, मैं वैसी ऑफिस खोल लेता रिक्रूटमेंट का, मैं वहाँ पे जॉब ही बेचता पड़ता। मेरे को वो सब करना ही नहीं है। मेरे को तो नोबल काम लगता है, मेरे को तो आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपके चेहरे पे खुशी मिलती है, आपकी पीआर होती है, मेरा ऑफिस में हम सब खुश हो जाते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है, आपकी फाइल अटकती है, हमें टेंशन हो जाती है। तो हम, मेरे को यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है जी, आपने हमें सही सलाह दी, हमें अच्छा लगा, हम रिलैक्स्ड हो गए, हम ओवर स्ट्रेस थे, आपने हमारे लिए पाथ ईजी कर दिया है। ये बड़ा कॉमन है और मेरे को मज़ा आ जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और हमें मोटिवेशन मिलती है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑन राइट ट्रैक, हम सही कर रहे हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स खुश हो रहे हैं और उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो उनको लगता है कि इस देश में जहाँ वो अकेले हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, उनकी फैमिली दूर है, उनके पास कोई, हम एज अ, वो हमारा काम तो है और हम उनको एज ए क्लाइंट्स ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम वेल विशर ट्रीट कर रहे हैं। Clearly, you're very transparent about what you're doing. Thank you so much for answering all our questions. Hopefully, you'll be back to answer more questions with more updates. Thank you so much for being थैंक यू here. प्रणिका, थैंक यू।